छिंदवाड़ा में बीते कुछ हफ्तों में जो हुआ उससे पूरा इलाका आंसुओं और मातम में डूबा है। वजह वो कफ सिरप जिसे बच्चों के इलाज में आराम देने के लिए दिया जाता था। अब तक 10 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और कई अब भी अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। ये कोई साधारण हादसा नहीं है, ये एक मेडिकल ट्रेजेडी है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस सिरप का नाम सामने आया है वो है कोल्ड्रिफ। घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कफ सिरप, लेकिन शुरुआती जांच में इस सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकोल डीईजी जैसे जहरीले केमिकल की आशंका जताई गई है। डीईजी वो केमिकल है जो सीधे किडनी फेलियर का कारण बन सकता है, खासकर छोटे बच्चों में। सोचिए, एक मां जो अपने बुखार से तपते बच्चे को राहत देने के लिए दवा देती है, उसी दवा से अगर उसकी जान चली जाए तो इसे क्या कहेंगे? हादसा, लापरवाही या फिर सिस्टम की एक और साइलेंट किलिंग? हालात इतने गंभीर हुए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद हस्तक्षेप किया। कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूरे प्रदेश में रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप ना देने की सख्त हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश की कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि सिरप के सैंपल्स में कोई संदिग्ध केमिकल नहीं मिला है, लेकिन तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल लैब ने कोल्ड्रिफ के एक बैच SR13 में 48.6% डीईजी की पुष्टि की है, जो कि एक खतरनाक स्तर है और WHO के मानकों से कहीं ज्यादा। यानी एक और राज्य सरकार की क्लीन चिट और दूसरी ओर तमिलनाडु की रिपोर्ट में जहर की पुष्टि। ये विरोधाभास कई सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये नहीं है कि डीईजी था या नहीं, सवाल ये है कि मासूम जाने गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सिर्फ दवा कंपनी की गलती थी या पूरा निगरानी सिस्टम फेल हुआ? जांच जारी है, लेकिन उन माँ बाप के लिए जवाब अब भी अधूरा है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया एक बोतल सिरप की वजह से। नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छिंदवाड़ा की वो दर्दनाक घटना जिसने पूरे प्रदेश को सदमे में डाल दिया है। जहरीले कफ सिरप ने मासूमों की जान ले ली है और अब इस हादसे में डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आरोपी माना जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर की गिरफ्तारी से सच छुपा लिया जा सकता है? सवाल यह है कि आखिर कैसे किसी जहरीली दवा को बाजार में यूं ही बिकने दिया जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही है या फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक तंत्र की बड़ी चूक और संभवतः संलिप्तता भी है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर छिंदवाड़ा कांड में कौन है जिम्मेदार और क्या सच छुपाया जा रहा है। छिंदवाड़ा में 11 मासूम बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी को एसपी की स्पेशल टीम ने हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर जो सरकारी सेवक होते हुए भी निजी क्लिनिक में जहरीला कफ सिरप प्रिस्क्राइब कर रहे थे, अब जांच के घेरे में हैं। लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर की गिरफ्तारी से इस दर्दनाक हादसे की गुत्थी सुलझ जाएगी? जब दवा में मिली जहरीली मात्रा और कई महीनों से चली आ रही लापरवाही के बावजूद किसी ने नहीं रोका, तो सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोलर जैसे जिम्मेदार अधिकारी भी इस मामले में संदिग्ध नहीं है? क्या उन्होंने समय रहते दवाओं की जांच और नियंत्रण नहीं किया? क्यों मिली छूट के बावजूद ये जहरीली दवाएं बाजार में बिकती रहीं? मध्य प्रदेश सरकार की जांच में मिली कोल्ड्रिफ सिरप में 46.2% डाईथाइलीन ग्लाइकोल, जबकि 2 रिपोर्ट्स में से साफ दिखाया गया है। क्या यह विरोधाभास प्रशासन की जानबूझकर की गई कमजोरी है या भ्रष्टाचार का घना जाल है?
क्या दोषी डॉक्टर के पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है? मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य ने इस मामले पर कहा कि छिंदवाड़ा में ये बहुत दुखद घटना है। हमने कफ सिरप सहित अन्य दवाओं के सैंपल लिए हैं जिनकी जांच अभी जारी है। छिंदवाड़ा में बहुत दुखद घटना हुई है बच्चों की डेथ की। तो जो कफ सिरप के और बाकी मेडिसिन के सैंपल लिए गए थे उसमें जो उनकी जांचें चल रही हैं। जो मेन अभी तक सामने आया है कोल्ड्रिफ नाम की सिरप, ये मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु की है। ये इनमें जांच में ये फेल पाई गई और इसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा पाया गया। तो इन पे कार्रवाई करते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश में इनको इस मेडिसिन को और इस फर्म के द्वारा अन्य जो मेडिसिन सप्लाई हो रही है सब पे प्रतिबंध कर दिया गया। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी दवा निर्माता कंपनी पर कार्रवाई धीमी है। कंपनी का फर्जीवाड़ा, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही, इन सब सवालों के जवाब खोजे बिना मासूम की मौत का हिसाब कैसे होगा? इस केस में सिर्फ एक डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराकर मामले को टालना संभव नहीं। ये सवाल पूरे स्वास्थ्य और प्रशासनिक सिस्टम की जवाबदेही का है। मौत के पीछे कौन कौन हाथ हैं? क्या प्रशासन उन्हें बचाने में लगा है? जवाब अभी बाकी है और जनता हर पल उनकी मांग करेगी। मामले में गिरफ्तारी की बोनी हुई डॉक्टर की गिरफ्तारी के साथ और डॉक्टर की गिरफ्तारी के साथ ही एक एंगल परिवार का निकलकर सामने आया। परिवार जो कि मेडिकल चलाता था और मेडिकल उस डॉक्टर के क्लिनिक के पास था जहां से इस दवाई को बेचा जा रहा था, लंबे समय से बिक्री की जा रही थी। सबसे बड़े विक्रेता उस क्षेत्र में उसी मेडिकल के लोग हैं जो कि डॉक्टर के किसी संबंधी का बताया जाता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि डॉक्टर गलत था, सवाल यह है कि अगर एक ही क्लिनिक से दवाई लिखी जाती है और एक ही क्लिनिक के पास वाले मेडिकल से उसी दवाई से बच्चे पीड़ित होते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है, तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये समझाते हैं कि आखिर मौत की दवा के लिए इलाज एक ही क्लिनिक से होता था और दवाई भी उसी क्लिनिक के पास लिखी जाती थी, जहां क्या बच्चों को जहरीली दवाएं प्रिस्क्राइब डॉक्टर की तरफ से की जा रही थी। 15 दिन की छुट्टी पर डॉक्टर थे, इसके बावजूद भी प्रैक्टिस प्राइवेट क्लिनिक पर कर रहे थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस सीधे तौर पर बनता है। 11 में से 7 मृत बच्चों का एक ही डॉक्टर के क्लिनिक से इलाज होना यह बताता है कि एक ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे थे दवाइयों को। जिस दवा से मौत हुई वो लिखी गई थी एक ही डॉक्टर की तरफ से। कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडीएस जो दवाएं निकलकर सामने आती हैं उसे डॉक्टर की पत्नी की ओर से दिया गया था, या फिर जो मेडिकल चल रहा था वह डॉक्टर की ओर से दिया जा रहा था। एक ही डॉक्टर जिसकी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर यह दवाएं दी गई थी उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब तक उस मेडिकल पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या डॉक्टर को दवा की गुणवत्ता के बारे में पता नहीं था? क्या प्रिस्क्रिप्शन का मकसद सिर्फ इलाज था या फिर मुनाफा कमाना था? कमीशनखोरी आप कह सकते हैं। डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब तक उस मेडिकल पर ताला क्यों नहीं दिख रहा? अगर डॉक्टर दोषी है तो परिवार जांच के दायरे में क्यों नहीं है? 15 दिन की छुट्टी पर डॉक्टर थे, फिर भी निजी जो उनका क्लिनिक था उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर सेवा के जो नियम है उनके खिलाफ यह मामला बनता है। 11 में से 7 मृत बच्चों जिनकी प्रिस्क्रिप्शन उसी डॉक्टर के क्लिनिक से लिखा गया था वो बाद में उनकी मौत हो जाती है, ये और सवाल खड़े करता है। जिसके बाद कोल्ड्रिफ और एक और सिरप जिसको नेस्ट्रोडीएस नाम से जाना जाता है उस मेडिकल से दी गई थी जिसे डॉक्टर की पत्नी चलाती है। एक ही डॉक्टर, एक ही दवा और एक ही मेडिकल। क्या मौत की पूरी चेन एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है? क्या डॉक्टर को दवा की गुणवत्ता की जानकारी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो इस तरह की दवाएं प्रिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी के लिए क्या इस तरह की दवाओं को प्रिस्क्राइब किया जा रहा था? चूंकि जो अपना मेडिकल नाम से डॉक्टर के संबंधी का मेडिकल सामने आता है वह
डॉक्टर के ही संबंधी का मेडिकल बताया जाता है। छिंदवाड़ा जहां अब सवाल खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ एक कफ सिरप की जहर भरी बोतल को लेकर, बल्कि पूरे सिस्टम की जहरीली लापरवाही को लेकर भी। क्या मासूम बच्चों की मौत को हम दुर्घटना कहकर टाल सकते हैं, या फिर यह एक गहरी चूक है उस स्वास्थ्य व्यवस्था की जिसे हम सुरक्षित समझते रहे हैं? जब सरकार की जांच में भी विरोधाभासी रिपोर्ट्स सामने आती हैं, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर नहीं है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या दोष सिर्फ दवा कंपनी का है, या वह अनदेखी, वह कमजोर निगरानी, वह प्रशासन की सुस्ती जो लगातार इस तरह के हादसों को जन्म देती है? छिंदवाड़ा का यह कफ सिरप कांड न केवल एक ट्रेजेडी है, बल्कि एक चेतावनी है जो हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है और जवाब भी मांगती है। आज इसी सवाल के साथ हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं, इस सिस्टम में क्या कोई लूपहोल है? इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये वही चेहरे हैं जो छिंदवाड़ा जिले के परासिया में रहने वालों के या तो स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर प्रशासनिक सेवाओं में इनकी ही जवाबदेही बनती है। और फिर मध्य प्रदेश की हेल्थ की सबसे बड़ी प्रहरी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल इंदौर के एमवाय कांड से लेकर जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में चूहों की कुतरन तक पीड़ितों से लेकर प्रदेश की जनता ने इन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मंत्री जी कहीं नजर नहीं आए। पीएसटीवी के सवाल, क्या मासूम बच्चों की मौत गहरी लापरवाही का नतीजा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते सही कदम उठाए? क्या दवाओं की गुणवत्ता पर हमारी निगरानी प्रभावी है? क्या प्रशासन का रवैया जवाबदेही से मुक्त है? और क्या फार्मा कंपनियों की जांच और निगरानी में खामियां हैं? जब मामला उजागर हुआ और सवालों की बारिश के कुछ छींटे पड़ना शुरू हुए, तो हमारा कैमरा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ढूंढते हुए पहुंचा। मामले पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो कलेक्टर साहब कहते हैं जो मामला है वह कुछ और है, टीम जांच कर रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया किन चेहरों के इर्द गिर्द कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आरआरटी टीम भोपाल से, दिल्ली से भी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं, वो सारे आई डिस्ट्रिक्ट की टीम्स लगातार उस पर ध्यान रख रही है। हम लोगों ने भी जाकर के विजिट किया है उसका। कुछ एडवाइजरी भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाए। परासिया का ये बयान थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन मामले पर उनकी संवेदनशीलता को बताने के लिए काफी है। 1 अक्टूबर को बीएमओ साहब स्थिति को पूरा कंट्रोल में बता रहे हैं और कह रहे हैं बच्चों को जांच के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। हमने पूरे ब्लॉक परासिया में 3800 के समथिंग बच्चों की जांचें करवा दी है, जिसमें से 2500 बच्चों की रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। बाकी रिपोर्टें भी डेली आती जा रही है। हम 2 दिन से ज़्यादा कोई भी बच्चा अगर सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित है, उसको सिविल अस्पताल परासिया बुला रहे हैं और उसकी जांचें करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार का गंभीर बच्चा बाई चांस मिलता है तो उसके लिए हमने एक अलग से वार्ड बना रखा है, जहां हम 6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और अगर हमको ऐसा लगता है कि 6 घंटे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हम सीधे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं। जी हाँ, वो एडवाइजरी ड्रग विभाग के द्वारा आ गई है और हमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अभी तत्काल प्रभाव से वो दोनों सिरप को नहीं इस्तेमाल करना है। वो सैंपल भी हमने छिंदवाड़ा भेजे हैं सिरप के, उसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगी। साहब मासूमों की मौत को स्वीकारते तो हैं, लेकिन जो दवाई बच्चों की जान की दुश्मन बन बैठी, जो दवाई बच्चों को इलाज के लिए दी गई उनकी जान ले बैठी, जो दवाई नौनिहालों के परिजन के आंसुओं का कारण बन गई, उस दवाई को लेकर तो एसडीएम भी कुछ नहीं बोले, ये जानते हुए भी कि छिंदवाड़ा जिले में दवाई पर बैन लग चुका है। बावजूद इसके दवाओं पर कार्रवाई न होना और सप्लाई चेन पर कोई रोकथाम न लगाना उनकी गंभीरता को तो दर्शाता ही है। देखिए, मौतों का आंकड़ा उसमें इमटेरियल है मेरे लिए। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो हमारे लिए कहता है कि हमें पता चला कि ऐसे बच्चों की डेथ हुई है। हमने जब उनकी कॉमन हिस्ट्री निकाली तो उसमें सब में पता चला कि बच्चे लगभग 5 साल के करीब के हैं। इसमें हमने फिर अपने लोकल स्तर पर, जब हमारे पास किसी टीम का कोई सपोर्ट भी नहीं था, तब हमने अपने पूरे पानी की जांचें कराई। उसके बाद जब भोपाल की टीम आ गई तो उन्होंने अपने चूहे और बाकी सब, जब सारे रीज़न हमने एक्सक्लूड करे और जिला लेवल पर जब मीटिंग हुई तो उसमें ये निकल के आया कि क्योंकि और कोई कारण नहीं निकल रहा था, हो सकता है
ऐसा नहीं कि सिद्ध हो गया है, हो सकता है कि ऐसा कुछ इशू हो कि दवाई में कोई कंटेमिनेशन हो। तो इस आधार पे कुछ दिनों के लिए उस दवाई को हमने उसकी सेल को रोक दिया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल कहते हैं दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मंत्री जी ये नहीं बता पा रहे कि अगर तमिलनाडु में 24 घंटे में रिपोर्ट आने के बाद एक्शन हो सकता है तो मध्य प्रदेश में देर क्यों लग रही है, जबकि मध्य प्रदेश से गए पत्र के आधार पर ही तमिलनाडु में जांच शुरू हुई थी। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है। लेकिन उसका कारण क्या है, अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहां पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। छिंदवाड़ा का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद कमान संभालनी पड़ी। उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और एक बड़ी कार्रवाई की। तो आखिर छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक मेडिकल गलती थी या लापरवाही की पराकाष्ठा? क्या प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार की सतर्कता सिर्फ कागजों में सीमित रह गई है? क्या हमारे बच्चों की जान दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी की कमी का शिकार बनती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस त्रासदी से मिली सीख से क्या हम सच में कुछ बदल पाएंगे या फिर मासूमों के आंसू यूं ही धरती पर बहते रहेंगे? ये सवाल जवाब मांगते हैं। डेस्क रिपोर्ट, BSTV। मामले पर सिस्टम शुरू से ही सुस्त था और यह सुस्ती ना सिर्फ लोगों को दिख रही थी बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी दिखी। और तभी उन्होंने मामले में अपना कफ सिरप कांड में गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने मामले की पूरी जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर मध्य प्रदेश भर में प्रतिबंध लगाया और ना सिर्फ कोल्ड ड्रिफ्ट पर प्रतिबंध लगाया बल्कि जिस कंपनी ने कोल्ड ड्रिफ्ट को बनाया था उसके 10 प्रोडक्ट्स को भी प्रतिबंधित किया। और ऐसी घटनाएं आगे चलकर ना हो इसीलिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने की सलाह दी। ऐसी दवाओं पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है और इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छिंदवाड़ा के परासिया में संदिग्ध कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले में जबलपुर का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। यहां जानकारी के अनुसार यह भी पता चला कि कफ सिरप कटारिया फार्मा से सप्लाई होती थी और जिसकी 660 बोतलों में से 594 बोतलें छिंदवाड़ा के 3 स्टॉकिस्ट जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आयुष फार्मा और न्यू अपना फार्मा, ये वही न्यू अपना फार्मा मेडिकल स्टोर है जो कि डॉक्टर प्रवीण सोनी के किसी संबंधी का बताया जाता है। और सबसे बड़े सप्लायर यानी कि सबसे बड़े विक्रेता भी कोल्ड ड्रिफ्ट के छिंदवाड़ा के परासिया में उसी मेडिकल से हुई थी। सबसे ज्यादा बिक्री होती थी, जबकि 66 बोतलें कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने अपने पास रख ली थी। औषधि विभाग की टीम ने इनमें 16 बोतलें जब्त की और 50 बोतलों को सीज भी कर दिया। वहीं अब मामले की जांच और तेज है। उन्होंने बताया कि भाई ये छिंदवाड़ा में कोई केस हो गया है, हमने कि मैंने भी पेपर में पढ़ा है जबलपुर में, भास्कर में, बोले वहाँ पर 6 लोग शायद एक्सपायर हो गए बच्चे, इस वजह से थोड़ी सी आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी दी। तो हमारा उन्होंने स्टॉक लिया, हमारे पास 660 बोतल कंपनी से आई थी, 594 बोतल छिंदवाड़ा में गई हैं। 3 स्टॉकिस्ट के यहाँ 3 स्टॉकिस्ट हैं, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा, इन तीनों को माल गया है। और हमारे पास 66 बोतल बची थी, उसमें से 16 बोतलें वो हमारे पास से ले गए चेकअप के लिए, 50 बोतल सीज करके गए हैं कि उसको बेचना नहीं है।
छिंदवाड़ा के परासिया में संदिग्ध कफ सिरप पिए जाने से मासूम बच्चों की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। जबलपुर के कटारिया फार्मा द्वारा इन दवाओं का जो स्टॉक है वो छिंदवाड़ा भेजा गया था। इस वक्त हम नौदरा ब्रिज स्थित कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के सामने ही मौजूद है। इसी दवा दुकान ने तकरीबन जो 660 बोतलें दवा की मिली थी, उनमें से 594 कफ सिरप की बोतलें छिंदवाड़ा के 3 स्टॉकिस्ट के पास भेजी थी, जिनमें जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आयुष फार्मा और न्यू अपना फार्मा शामिल है। इन तमाम जो स्टॉक इन्हें प्राप्त हुआ था, उनमें से 594 बोतल भेजी गई थी, जबकि शेष 66 बोतलें कटारिया फार्मास्यूटिकल के पास ही मौजूद हैं। विभाग की टीम ने जब कल छापा मारा था तो 16 बोतलें जो हैं उसे सीज किया गया और शेष जो 50 बची बोतलें हैं उन्हें उनकी बिक्री पर रोक लगाते हुए इन्हें सीज कर दिया गया है। फिलहाल पूरा महकमा जो है इस तमाम मसलों की जाँच कर रहा है कि आखिर मासूम बच्चों की जान किस वजह से की गई है। फिलहाल पूरा जो दायरा है शक का वो इन कफ सिरप्स पर ही जा रहा है। आखिर क्या मॉलिक्यूल्स जो थे वो इनमें मौजूद थे, क्या वो बच्चों के लिए सही नहीं थे, क्या मॉलिक्यूल उसमें घातक थे या फिर क्या एक्सपायरी डेट थी, इन तमाम मसलों को लेकर के जांच टीम जो है वो आज छिंदवाड़ा गई हुई है। खुद रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा भी आज छिंदवाड़ा में ही मौजूद है, जो इस पूरे मामले की जांच और खोजबीन कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश भर में ऐसे कफ सिरप्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, उनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। क्या कुछ जाँच में निकल कर सामने आता है या फिर जिस कंपनी ने कटारिया फार्मा को ये दवाएं सप्लाई की थी आखिर वो वैध थी या नहीं थी, इन तमाम मसलों की जांच भी जो है संबंधित विभाग की टीमें कर रही हैं। करबसन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोनवस्ती, BSTV, जबलपुर। और चलिए अब कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की सप्लाई चेन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां श्री सन फार्मास्यूटिकल्स इस कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का उत्पादन करती है, जो कि कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में इसका जो सप्लाई किया था। श्री सन फार्मास्यूटिकल्स ये वही कंपनी है जिसने कोल्ड ड्रिफ्ट का उत्पादन किया था। देखिए, श्री सन फार्मा कंपनी के मैनेजर की डिमांड पर इसकी सप्लाई की जाती थी, छिंदवाड़ा तक ये दवाइयां पहुंचती थी, जहां कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने 660 कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप मंगाई थी, जो कि हमने इससे पहले बाइट में सुना। यानी कि जो बयान दे रहे थे कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के मैनेजर, उन्होंने भी बताया कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के पास पिछले 20 सालों से श्री सन फार्मास्यूटिकल्स की डीलरशिप है, लंबे समय से सप्लाई चल रही थी, जहां श्री सन फार्मास्यूटिकल्स कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का उत्पादन करती है और इसे अलग अलग राज्यों में भेजती है। इसके बावजूद कई राज्यों में ये जो दवाई है और कंपनी है दोनों ही बैन है। श्री सन फार्मा कंपनी के मैनेजर की डिमांड पर यह सप्लाई की जाती थी। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने 660 कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप्स मंगाई थी और ये छिंदवाड़ा में आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा और जैन मेडिकल तक पहुंची थी। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के पास पिछले 20 सालों से जो डीलरशिप है, इसके कारण लंबे समय से सप्लाई भी कर रहे थे। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की किडनी फेल होने से हो रही मौतों के आंकड़ों को लेकर अब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जहां एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने दावा किया कि अब तक मौतें और ज्यादा बढ़ गई हैं, जहां परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई है। लेकिन क्या यह संख्या सही मायने में पूरे मामले को दर्शाती है? वहीं जिले के जो बच्चे हैं वह नागपुर के अस्पतालों में भी भर्ती हैं, जिनकी देखरेख के लिए 3 टीम नियुक्त की गई हैं, समन्वय टीम जिन्हें नाम दिया गया है। पर क्या इससे इलाज में कोई सुधार दिख रहा है? एक बच्ची का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने पर एडीएम ने कहा कि यह परिजनों की इच्छा थी, लेकिन इस कदम से क्या मामला और उलझ नहीं गया है? और आखिर प्रतिबंधित दवाओं की जांच और मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी के बीच कितनी सख्ती से कार्रवाई हो रही है? क्या प्रशासन सच में इस त्रासदी को रोकने के लिए गंभीर है या ये सब केवल कागजी कार्रवाई है? लोगों ने आर्थिक सहायता स्वीकृत किया है, उसमें 11 परासिया के हैं और 2 छिंदवाड़ा के, 1 चौरई का है और इनकी सहायता राशि स्वीकृत हो गई कि अकाउंट में चली गई। नागपुर में हमारे यहाँ 8 बच्चे हैं छिंदवाड़ा के और जो अलग अलग अस्पताल में हैं। 4 जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है नागपुर में है और 1 एम्स में है और 3 प्राइवेट अस्पतालों में है। और इसके लिए हमने उनकी मदद के लिए डॉक्टर्स की टीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम लगा दी गई है। 3 टीमें हैं वहाँ पे। सवाल यह है कि क्या सिर्फ डॉक्टर की गिरफ्तारी से यह मामला खत्म हो जाएगा? एफआईआर दर्ज कराने में इतनी देर क्यों हुई और क्या अगर पहले कदम उठाए जाते तो ये जानें बचाई जा सकती थी?
सरकारी जांच रिपोर्ट में विरोधाभास क्यों दिख रहा है? क्या दवा निर्माता कंपनी, डॉक्टर और उनके परिवार के बीच कोई खेल छुपा हुआ है? इस रिपोर्ट में समझिए एफआईआर में आखिर कितना दम है। एफआईआर का पहला पेज खोलने पर पता चलता है कि इसमें 24 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर के बीच हुए घटनाक्रम के आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसे परासिया बीएमओ अंकित सहलाम की सूचना के आधार पर 5 अक्टूबर सुबह 1:52 पर दर्ज कराया गया है। लेकिन बीएमओ साहब ने यह नहीं बताया कि एफआईआर दर्ज कराने में आखिर इतना समय क्यों लगा। 1.5 महीने से ज्यादा का समय होने जा रहा है। क्या अगर पहले एफआईआर दर्ज होती तो जानों को बचाया जा सकता था? अब जरा एक नजर डालते हैं एफआईआर में लगाई धाराओं को लेकर, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 105, भारतीय न्याय संहिता की धारा 276 और दवाइयों और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27A लगाई गई है। बात करें बीएनएस की धारा 105 की, तो ये गैर इरादतन हत्या की धारा है, जिसे उन मामलों में लगाया जाता है जहां किसी की मौत हुई हो लेकिन उसका इरादा हत्या करने का ना हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 276 मिलावटी दवा निर्माण और बिक्री के लिए लगाई जाती है। इसे मिलावटी और जहरीली दवाओं के उत्पादन और बिक्री की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इस मामले में आरोपी ने जहरीली सामग्री वाला कफ सिरप बाजार में बेचकर न केवल बच्चों की जान ली, बल्कि पूरे समाज की सेहत को भी गंभीर खतरे में डाला। दवाइयां और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27A मिलावटी दवा निर्माण और विक्रय के मामले में लगाई जाती है। ये धारा मिलावटी दवाओं के निर्माण, विक्रय, भंडारण और वितरण को सीधे रोकती है। मामले में श्री सन फार्मा, डॉक्टर प्रवीण सोनी और 2 अज्ञातों को आरोपी बनाया गया है, जिनके खिलाफ 10 मासूम की मौत को लेकर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन एफआईआर में लेट लतीफी क्यों हुई? मामले में अब तक सिर्फ डॉक्टर की गिरफ्तारी और जांच रिपोर्ट में विरोधाभास, ये कई सवालों को जन्म देता है और जवाब मांगता है। क्या सिर्फ इतना काफी होगा? डेस्क रिपोर्ट BSTV। और एफआईआर को हमने अधिवक्ता से क्रॉस चेक भी कराया और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ये एफआईआर कोर्ट में कितना टिकेगी, धाराएं कितनी कारगर होंगी और क्या एफआईआर मामले की गंभीरता से जस्टिस करेगी। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में दवा कंपनी से लेके जिम्मेदार डॉक्टर और अन्य जिम्मेदारों को आरोपी बनाया गया है। ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें बीएनएस की जो धारा है 105, 276, इसके अलावा औषधि और जो एक्ट बनाया गया था ड्रग्स के लिए, उसकी धारा 27A के तहत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में हम डिटेल देखें तो दवा निर्माता जो कंपनी है श्री सन फार्मा, उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई, यानी उसके जितने भी संचालक है उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये पहला आरोपी इस कंपनी को बनाया गया है और कंपनी का पता जो है वो तमिलनाडु में है। इसके बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो कि सरकारी डॉक्टर है, वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती इलाज में, जिसके कारण बच्चों को उन्होंने सिरप एडवाइस किया था और जब परिजनों ने सिरप खरीदा तो बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अन्य जिम्मेदार व्यक्ति, यानी ये वो अन्य लोग हैं जो कि इस पूरे सिस्टम, हेल्थ सिस्टम की लापरवाही में जिनकी जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती। क्योंकि इस एफआईआर को हम समझने के लिए जो कानून के जानकार हैं अधिवक्ता राकेश जी, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई एफआईआर में जो मजमून दिया है उसमें कई तकनीकी चीज़ें भी दी है, जिसके अंदर तमिलनाडु से लेकर जो तमाम जो रिपोर्ट है उसका जिक्र किया गया है। इस एफआईआर का जिक्र करें तो जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं को समझना जरूरी भी है कि ये धाराएं इस गंभीर मामले के हिसाब से लगाई गई है या फिर इस एफआईआर में भी लापरवाही बरती गई है। नहीं, एफआईआर तो पूर्ण रूप से उचित है। जो इसमें धाराएं आपने बताई हैं, बीएनएस की 105 ये प्रावधानित करती है कि ऐसा कोई औषधि या कॉस्मेटिक
जिसमें मिलावट हो या नकली हो, ये जानते हुए उसे बाजार में बेचना, उपयोग करना और बनाना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 105 के अंतर्गत इसमें अधिकतम आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है ये, और मिनिमम 10 वर्ष तक की सजा इसमें हो सकती है। इसी प्रकार से बीएनएस की धारा 276 के तहत भी यही है, जो आप अगर नकली दवाइयाँ या कोई सौंदर्य प्रसाधन बनाते हैं और उसे बेचते हैं तो उसमें आपको ये धारा अट्रैक्ट होती है। इसमें क्या सजा का प्रावधान है? 276 इसमें 1 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तीसरी धारा लगाई गई है। और ये जो आपकी 27A औषधि प्रसाधन अधिनियम है, इसके अंतर्गत बनाने वाले, निर्माता और बेचने वाले पर 10 लाख तक का जुर्माना और 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यानी टोटल ओवरऑल धाराओं को देखें तो धाराएं उस अपराध के हिसाब से लगाई गई हैं या फिर उसमें कुछ कमी है धाराओं में? नहीं, धाराएं बिल्कुल उपयुक्त लगाई गई हैं, बस इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इसकी कड़ियों को मिलाते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा करे, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय होगी और इनकी गिरफ्तारी होगी। निश्चित रूप से इसमें अधिकतम जो सजा है आजीवन कारावास की, सारे के सारे लोग आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की श्रेणी में हैं और इन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि मासूम बच्चों के जीवन से कुछ संकट में डालकर उन्हें मृत्यु कारित करने के कृत्य तक ये लेके गए हैं। और जिम्मेदारों ने ना तो उस दवाई का सही से परीक्षण किया और ये निर्माता भी ये जानते थे कि इसमें लाभ कमाने के लिए इन्होंने सस्ते इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हुए बाजार में इसे उपलब्ध कराया। ये सिद्ध कैसे होगा? हम इसे प्रूफ की बात करें, सबूतों की बात करें तो ये पूरा केस इन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने तक की बात नहीं, उन्हें सजा दिलाने तक की बात है। ये किस तरीके के सबूतों के आधार पे ये केस आगे जाएगा और इस केस में उन आरोपियों को सजा होगी? तो इस केस में जैसे बच्चों के साथ जिस ड्रग को देने से उनकी किडनी फेलियर होना बताया गया है, तो संबंधित डॉक्टर को ये देखना चाहिए था कि वो ड्रग उन बच्चों को दिया जा सकता था या नहीं दिया जा सकता था, किस मात्रा में दिया जा सकता था। और वो ड्रग मार्केट में आने से पहले जो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी, वे भी जिम्मेदार हैं कि उसकी टेस्टिंग ना पूरी तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी और ये बाजार में बिक कैसे रही थी, ये जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए शासन प्रशासन को। और इसमें इस केस को प्रूव करने के लिए जिन बच्चों की मृत्यु इस ड्रग के कारण हुई है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्टें आएंगी और उनका जो प्रारंभिक स्टेज में जो उनके साधारण बीमारी थी, बुखार, सर्दी, खांसी, उसके लिए जो दवाइयाँ लिखी गई थी, उनके बिल, उनके पर्चे और उनके माँ बाप के कथन और इसके बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसकी जो दवाइयाँ दी हैं इसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट और इसे बनाने वाले निर्माता के जो भी संचालक गण हैं उनके दस्तावेज कि कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। तो सीधे तौर पर जो कानूनी पक्ष है उसके अनुसार इस पूरे मामले में यदि जांच ठीक तरीके से होगी तो जो गुनहगार हैं, जिनको अभी आरोपी बनाया गया, जिन्हें आगे भी आरोपी बनाया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे नहीं बल्कि उनको सजा, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, आजीवन कारावास तक की सजा उन्हें हो सकती है। ऐसा यदि जांच ठीक ठाक तरीके से हो तो ये बिल्कुल तय है। इसके अलावा सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, यदि राजनेता हैं, यदि पक्ष के हों, विपक्ष के हों, जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी एक सामान्य मानव के तौर पर, तो ऐसे में जिम्मेदारियों का निर्वाह भी उन्हें करना पड़ेगा। तो इसमें सरकार को कड़ी कार्रवाई हालांकि सरकार कर रही, लेकिन इसमें और अधिक कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि ये पूरा मामला एक नज़ीर बने और जितने भी बड़े जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर सिस्टम की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है उनको भी एफआईआर में लेना चाहिए, उन पर भी जांच बैठना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की मांग अब पूरे मध्य प्रदेश से भी उठने लगी है। कैमरामैन अमित के साथ अमित राठौर, BSTV, भोपाल। और छिंदवाड़ा के सिरप कांड को लेकर पब्लिक सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं त्वरित एक्शन के मोड में है। पब्लिक में बहुत ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, जनता बहुत आक्रोशित है। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि मरीजों को सुरक्षित इलाज के लिए दवा वितरण से पहले जांच पूरी होनी चाहिए और उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे बच्चों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई का आदेश तो दिया है और जिसे जनता ने सराहनीय कदम माना, लेकिन इस मामले में दोषियों को कठोर सजा देने की भी मांग जनता कर रही है। पहले जांच होना चाहिए भैया, मेडिसिन का बहुत सारा आप देखेंगे तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट मेडिसिन की जांच में भी तो होना चाहिए कि केमिकल्स है तो किस प्रकार का मिल रहा है, उसमें जांच होगा, परख होगा, तभी उसको अप्रूव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, पहले एक्शन लेना चाहिए तभी देना चाहिए दवाई ना, बगैर जांच किए कैसे दे दी दवाई? भाई दूसरे का तो नुकसान हुआ ना, गरीब का बेचारे का, किसी का।
कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ से ही हुई हो, और भी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सिर्फ तो गवर्नमेंट ने चेक भी किया ना, तो कोई उसमें सिर्फ नहीं पाया गया कि सारा जो दिक्कत नहीं, सिर्फ की वजह से तो मौतें हुई बच्चों की, लेकिन उसमें ये भी तो है कि जांच हुई ना, तो जांच में तो कोई ये निकला नहीं कि भाई सिर्फ गलत है। एक्शन ले लिया नहीं, लिया है कंपनी को, और उनने जांच भी कराई ना, तो उससे तो पता चला कि कोई दिक्कत नहीं है सिरप में। दवाई गोली सही मिलना चाहिए अस्पतालों में, तो इसलिए तो आते हैं इंसान, काहे के लिए आते हैं अस्पतालों में, दवाई गोली अच्छी मिल जाए, मरीज सही हो जाए, इसीलिए तो आता है इंसान। और ये भी तो देखा गया है कि सिरप में ऐसा कुछ नहीं है, राइट क्वांटिटी है, उसके कारण नहीं मरे बच्चे, ऐसा भी कुछ न्यूज़ में आया है। वैसे तो हर दवा और उसको पहले से ही वो करना चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट ने किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। उन्होंने बोला भी है, अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की कि 2 साल तक के बच्चों को सिर्फ अपना एडवाइस किया जाए, लेकिन चूंकि आम जनता सब जागरूक नहीं है, कोई जागरूक नहीं है। छोटा सा भी अपना बच्चा होता है, अपन जितने भी पढ़े लिखे होते हैं तुरंत ही पहुंच जाते हैं, अपन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर और सबसे पहले पेशेंट क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाता है, जाता झूलाछाट डॉक्टर के पास है, कितना भी रूरल एरिया का हो, तो उनको तो अपना बिजनेस करना है, देंगे। और जो मार्केट में जो दवाइयाँ आ रही हैं, जेनरिक की आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, एथिकल अनएथिकल जैसे भी आ रही हैं, अगर ऐसा हो, वो बाद में अगर घटना हो सकती है उससे, तो जांच होनी चाहिए, लैब में अच्छे ट्रस्टेड जांच होनी चाहिए, वरना आगे और कुछ बड़ी बीमारी फैल जाए उससे तो हाँ बैन से गया उसको। अगर वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रही थी, किसी दूसरे उसको कंपनी को देनी चाहिए वो जांच की जिम्मेदारी, जो सही से करे। एक्सपायरी दवाइयों को तो बंद कर देना चाहिए। अभी जो इतने लोगों की जान गई उसका हर्जाना कौन देगा भाई? ये चीज़ तो पहले ही सोचना चाहिए ना कि हम नकली दवाएं बना रहे हैं, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट को खुद एक्शन लेना चाहिए, कंपनियों को इसे पहले ही बंद करना चाहिए। जब टेस्ट रिपोर्ट आती है जब ही उसको सील कर देना चाहिए। क्यों मार्केट में आ रही हैं दवाएं नकली? इतने लोगों की जान जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने एक्शन लिया, अब एक्शन लिया तो किस काम का? सर लोगों की जान तो चली गई ना, उनकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार आके करेगी, ये कंपनी कर रही है। तो कंपनी का बैन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब दवाई गड़बड़ है उससे मरीज के लिए हानि हो रही है, तो ये तो सर ज़रूरी है। भरोसा, जो दवाई गड़बड़ है जांच में वो गड़बड़ आई है, उस दवाई की कंपनी सील हो या कुछ भी हो, सरकार को कदम उठाने चाहिए। हाँ, ये गलत है, जो भी हुआ है ये गलत है। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, सरकार को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। लापरवाही है और क्या गवर्नमेंट की, जो भी उनको जबलपुर से शायद पता है, जबलपुर से वो जारी हुई थी और छिंदवाड़ा में बच्चों को दी गई, और उसमें लिखा भी था कि 4 साल से कम के बच्चों को वो दवाई नहीं पिलानी, फिर भी पिलाई गई। तो अस्पताल यूनिट की भी लापरवाही है और गवर्नमेंट की भी लापरवाही है, उसको अप्रूव करा उन्होंने। संज्ञान लेना चाहिए, और जो अप्रूव कर रहे हैं उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, उन पर भी। हाँ, और अस्पताल यूनिट को भी देखना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर 4 साल से बच्चों को, जिसमें जो 9 बच्चों की डेथ हुई है वो शायद 4 साल से कम के थे। ज़्यादातर माँ बाप यही सोचते हैं कि चलो नॉर्मल खांसी जुकाम है तो अपन मेडिकल से सिरप वगैरह ले आते हैं या टैबलेट भी कोई ले आते हैं, तो ज़्यादातर सही हो जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। अब जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो सोचते हैं कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसलिए ले आते हैं और कुछ। घातक तो ये है भाई साहब कि पहली बात तो मेडिकल वालों को भी नहीं देना चाहिए कि जब तक डॉक्टर की पर्ची ना हो या बिल ना हो जब तक मैं नहीं देना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और MP में तो समझ लो आप भकानी मालिक है। हमसे तो सिर्फ इतना पूछा कि आपके यहाँ से गई है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट हमारा है, हमारे बारे में उनको ये चाहिए थी कि कहाँ से माल आया और कहाँ आपने भेजा। केवल 3 स्टॉकिस्टों को ये माल जाता है और कहीं भी नहीं जाता है MP। अगर जबलपुर शहर की बात करें, कहीं भी नहीं जाता है, जबलपुर इनका बंद है, यहाँ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, कंपनी माल भेजेगी, कौन से उसके मालिक है इसकी हमें जानकारी नहीं है। कल जानकारी हुई थी कि ये पैरासीटामॉल सर्दी खांसी की है, DIG ने बताया था, DI ने। तो छिंदवाड़ा सिरप कांड ने जनता को तो झकझोरा ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जो हुआ बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था, और इस घटना के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KK वर्मा ने चेतावनी देते हुए बताया कि 6 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप देना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये तक कहा कि इस उम्र में बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वर्मा ने हाइड्रेशन, पौष्टिक आहार और नॉर्मल सलाइन वाटर को ही सुरक्षित उपाय बताया है।
जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, वो जुड़े हुए हैं। सर, लाजमी है छिंदवाड़ा की घटना ने एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा की है। कफ सिरप को लेकर के तमाम भ्रांतियां भी हैं और कुछ बातें सोशल मीडिया पे भी उठ रही हैं। आपके मुताबिक कफ सिरप किस एज के बच्चों से देना शुरू होना चाहिए और आखिर 40% जहरीला हिस्सा क्या है, अगर आप बता सकें? बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आईएपी का भी प्रोटोकॉल है कि जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनको सामान्यतः कफ सिरप नहीं देना चाहिए। कफ सिरप कब देना है, जब पहले ये समझना चाहिए कि वास्तव में उसको कफ क्यों हो रहा है। जैसे अगर हम छोटे बच्चे यानी जिनकी उम्र 6 महीने से कम है उनको अगर कफ जैसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो कफ सिरप बिल्कुल भी नहीं देना है। मदर फीड, थोड़ा बहुत गुनगुना पानी और अगर ज़रूरत पड़ती है तो नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। इससे कफ पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वहाँ पर किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों की, तो अगर किसी बच्चे को कफ हो रहा है तो हमें समझने की ज़रूरत है कि उसको किस प्रकार का कफ है। सर, हाल ही में कोल्ड्रिफ और नेस्टो डीएस दवाओं पे प्रतिबंध भी लगा दिया है जबलपुर में, और ये 40% जहरीला हिस्सा जो कफ सिरप्स में होता है, इस पर भी अगर कुछ प्रकाश डाल सके सर। जैसा कि मैंने पेपर में देखा कि कोल्ड्रिफ नाम की एक सिरप है जिसको भास्कर ने दिखाया है और प्रतिबंध कहीं कहीं लगाया गया है। हमारे इधर भी वो हॉस्पिटल में कफ सिरप है लेकिन कोल्ड्रिफ नाम से नहीं है, उसका कंपोजिशन है जिसमें पैरासीटामोल, फिनाइल मेरिफाइन और क्लोफेरेनामाइन ड्रग है। लेकिन जो ड्रग वहाँ बता रहे हैं कि जिसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया था, वो ड्रग इस हमारी दवाई में नहीं है, तो वो एक तरह से अभी सेफ़ है, इसलिए हम उसका अभी यूज कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर अगर डाई एथिलीन ग्लाइकोल है, एक ऐसा ड्रग है जो रासायनिक पदार्थ है, नॉर्मली उसको हम इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट हो गया या फिर प्लास्टिसाइजर जो कि प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और लुब्रिकेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। तो दवाइयों में वो सामान्यतः नहीं पाया जाता, और जो अभी हमारे पास जो दवाई आती है सरकार के द्वारा उसमें ये ड्रग नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो दवाई अभी हमारे पास है वो सेफ़ है बच्चों के लिए, लेकिन ज़रूरत है कि किस बच्चे को कब किस दवाई देना है किसकी नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करें किस डोज में देना है, कितनी मात्रा में देना है। ऐसा ना हो कि ओवरडोज भी कभी कभी किसी मेडिसिन को नुकसान कर जाता है। बहुत धन्यवाद सर। तो लाजमी अगर आपका नौनिहाल भी सर्दी या कफ की परेशानी से जूझ रहा है तो यूं ही खुद डॉक्टर ना बन के कफ सिरप ना लें, बल्कि चिकित्सीय सलाह के बाद ही किसी भी तरह का कफ सिरप अपने बच्चे को जरूर दें। करबसन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर। जब जांच के बाद अलार्म बजा तो तमिलनाडु में इस दवाई को बैन कर दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में जांच भी चल रही है और अब कुछ प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं। 10 प्रोडक्ट्स को बैन किया गया, कोल्ड्रिफ भी बैन की गई। GRMC मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ ने बताया कि दवाई में शामिल ड्रग की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। गलत मात्रा या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस मामले में पूरी जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। से 9 बच्चों की मौत हुई है और अब तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस कफ सिरप के सेवन से ऐसा क्यों हो रहा है, जो ड्रग है वो कितना हानिकारक है। हम बात करते हैं GRMC के जो डीन हैं डॉक्टर RKS धाकड़ उनसे। सर, जो 9 मौतों का मामला है, तमिलनाडु में उस दवा को बैन किया गया है लेकिन मध्य प्रदेश में अभी जांच ही चल रही है। किस तरह देखते हैं, क्या इतनी घातक होती है कोई कफ सिरप की वो किसी की जान ले सकती है, खासकर मासूम बच्चों की? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और उसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, क्या है, और उसका डोज किस उम्र के बच्चे को कितना दिया जाना चाहिए, ये सब बातों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जिते। तो किसी चीज़ की मान लीजिए अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया है छोटे बच्चे को, या वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी प्रॉपर जांच हुई है कि नहीं हुई है, उसमें मानक पे पूरा पाया गया है कि नहीं पाया गया है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के और उनकी जांच होना चाहिए। सिरप में जो है कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सेडेटिव होते हैं, जिनसे कई बार रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है, तो इसकी मात्रा तो बहुत सोच समझ के और कैलकुलेट करके दी जानी चाहिए। इनका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ GRMC के डीन डॉक्टर RKS धाकड़, जिनका कहना है
कि कोई भी दवा अगर अधिक मात्रा में ली जाए तो वो घातक हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है और सरकार इस ओर अपना काम कर रही है। निश्चित ही इस ओर कड़े कदम उठाए जाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS टीवी, ग्वालियर। तो मामले में लापरवाही तो हुई है और जांच में जो निगरानी तंत्र है उसमें भी कई लूपहोल निकलकर सामने आते हैं, लेकिन अब तक जो जांच के अधिकारी हैं, यानी कि जो इस मामले में जांच कर रहे हैं, अब तक इस जो है नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि आखिर गलती हुई कहां। या तो दवाई गलत बनी, अगर दवाई गलत नहीं बनी तो सप्लाई में कोई गड़बड़ हो गई बीच में, या फिर कहां यह परेशानी हुई है, यह भी अब हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम जान लेते हैं कि कहां गड़बड़ी हुई। तमिलनाडु ने तीसरे दिन रिपोर्ट दी थी और कहां ये गड़बड़ियां हुई। मध्य प्रदेश में रिपोर्ट काफी लेट आई। संदिग्ध सिरप की जांच के लिए 1 अक्टूबर को तमिलनाडु को पत्र भेजा गया था, जहां तमिलनाडु से तीसरे दिन रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 सितंबर से यह जांच चल रही थी। CDSCO की रिकॉल और रैपिड अलर्ट गाइडलाइन का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया। क्या कहती है यह गाइडलाइन? तो गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई जो दवाई है उसे अगर अमानक मान लिया जाए या फिर उसमें कोई गड़बड़ी है तो पूरी की पूरी उस बैच को, दवा के पूरे बैच को मार्केट से 72 घंटे के अंदर आपको वापस बुलाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह दवाई जैसी थी वैसी बिकती रही और बच्चे इसका सेवन करते रहे, जिसके बाद कानूनी रूप से यह कंपनी जब 2017 में बंद हो गई थी तो इसे अनुमति कैसे मिली? कंपनी की वेबसाइट जिसे CSAN.com बंद हो गई थी, फिर भी यह बंद वेबसाइट थी, इसके बाद भी कंपनी को कैसे चलने दिया गया? इसे लेकर क्यों शक कहीं नहीं हुआ? 1 अक्टूबर को तमिलनाडु को पत्र भेजा गया था। तमिलनाडु में जांच शुरू होती है, रिपोर्ट आ जाती है और मध्य प्रदेश में 29 सितंबर को 19 सैंपल भेजे गए, लेकिन जांच चलती रही और रिपोर्ट बहुत लेट आई। क्लास 1 रिस्क साबित होने पर 72 घंटे में दवाई को वापस बुलाना होता है। मध्य प्रदेश में ना तो उस दवाई के जो पूरा का पूरा बैच था उसे सीज करने का कहीं सुनाई दिया, कार्रवाई भी पता नहीं चली कहां कार्रवाई हुई, या फिर उस बैच को सीज कहां किया गया, इसे लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। स्ट्राइक ऑफ जब कंपनी हो गई थी, देखिए स्ट्राइक ऑफ एक ऐसी स्थिति है जब कंपनी अगर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देना बंद कर देती है तो प्रशासन की ओर से प्रशासनिक और आधिकारिक तौर पर उस कंपनी को बंद मान लिया जाता है, यानी कि यह कंपनी अब संचालित नहीं हो रही। कंपनी के लाइसेंस रद्द हो जाते हैं, कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं वह रोक दिए जाते हैं और कंपनी को चलते हुए नहीं माना जाता। आधिकारिक तौर पर कंपनी नहीं चल रही। फिर भी अगर 10 साल पहले कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है, अचानक से 2017 में उसे GST नंबर कैसे मिल जाता है? GST नंबर मिल गया, इसके बावजूद कोई इस पर एक्शन नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती। GST नंबर मिल गया, चलिए GST नंबर नहीं पकड़ा गया, इसके बावजूद स्ट्राइक ऑफ होने के बावजूद लाइसेंस का किसी ने ध्यान क्यों नहीं रखा? अनुमति कहां से मिली? सर्टिफिकेशन कंपनी को कहां से मिला? और कंपनी अगर सर्टिफाइड नहीं थी तो उसे दवाई बनाने की, विक्रय करने की अनुमति मिली तो मिली कहां से? 2017 में अचानक से GST नंबर मिलता है और इस पर किसी की नजर नहीं जाती। कितने साल हो गए हैं? 2017 से आप गिनकर देखिए, 2025 चल रहा है, अब तक इस मामले में किसी की नजर नहीं गई, किसी ने इस मामले को, इस पर ध्यान देने की किसी ने जो है जहमत तक नहीं उठाई। संदिग्ध जांच के लिए, चूंकि तमिलनाडु में ये दवा बनती थी, तमिलनाडु से मध्य प्रदेश आती थी और जिस राज्य में ये दवा बनती थी वहीं इस कंपनी पर बैन है, यानी कि जिस राज्य में कंपनी दवा बना रही थी वहां अपनी दवा नहीं बेच पा रही थी, मध्य प्रदेश में आकर यह दवा बिक रही थी। छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आमतौर पर WHO कहता है कि टॉक्सिकोलॉजी जो रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें सभी दवाओं में उनके पैमाने को नापा जाए, उनके पैमाने में यह ध्यान दिया जाए कि किस तरह से उनमें क्या टॉक्सिन्स हैं। अगर टॉक्सिन्स हैं तो उन्हें जो है आम जनता के बीच नहीं भेजा जाना चाहिए, और अगर टॉक्सिन्स नहीं हैं तो उनके समय समय पर ऑडिट होते रहने चाहिए, यानी कि समय समय पर अगर जो दवाएं हैं उनके स्टॉक्स की जांच होती रहेगी तो जनता के बीच में अमानक दवाइयां या फिर
गलत दवाइयां जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वह ऊपर नीचे हों वो नहीं पहुंचेंगी। इन सभी चीजों का सीधे तौर पर अनदेखी की जा रही थी और ध्यान इस पर ना तो जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनका जाता है, ना सरकार का जाता है और ना ही प्रशासन का जाता है। इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी सवालों के घेरे में इसलिए भी आ गया है क्योंकि अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और निगरानी करता है, प्रहरी बनकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों में सबकी हेल्थ का प्रहरी बनकर रहता है, तो आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि केंद्र में बैठता है, दिल्ली में बैठता है, उसने इन दवाओं पर निगरानी क्यों नहीं रखी, उनकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई, और अगर जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी, गड़बड़ी पाई गई थी, तो इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया। अब आपको बताते हैं हम कि किस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी काम करती है। एडवाइजरी क्या थी? 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दी जानी चाहिए, यह केंद्रीय एडवाइजरी कहती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कफ सिरप की निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं एडवाइजरी में। संदिग्ध और अप्रमाणित दवाओं के वितरण पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। राज्यों के अंदर डॉक्टरों को बिना आवश्यक जांच के कफ सिरप लिखने की सलाह नहीं दी जाती है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कफ सिरप की गुणवत्ता की जांच लगातार होती रहनी चाहिए। सामान्य बुखार में कफ सिरप के बजाय अगर सुरक्षित विकल्प दिए जाएं तो बेहतर होगा। ये बच्चों के लिए सीधे तौर पर एडवाइजरी है। संदिग्ध दवाओं के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई हो, यानी कि अगर कहीं भी गलती से भी कहीं चूक मिलती है तो त्वरित एक्शन हो। परिवारों को कफ सिरप से संबंधित खतरों से जागरूक करना भी एक जिम्मेदारी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय की है। एडवाइजरी केंद्र ने यह जारी की है। सभी फार्मासिस्टों और मेडिकल स्टोर्स को कफ सिरप वितरण की रिपोर्टिंग अनिवार्य तौर पर करनी होगी, यानी कि उसमें क्या ड्रग्स मिलकर आ रहे हैं, क्या मॉलिक्यूल्स मिलकर आ रहे हैं, और राज्य विभागों को लगातार, राज्य के स्वास्थ्य विभागों को लगातार ये एडवाइजरी फॉलो करनी थी। जहां 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, जैसा आपने अभी डॉक्टर स्पेशलिस्ट को भी सुना, 6 साल से बच्चों की उम्र को उन्होंने बताया था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवाई नहीं दी जानी चाहिए, जबकि केंद्रीय एडवाइजरी इसे 2 साल मानती है। संदिग्ध और अप्रमाणित दवाओं के वितरण पर रोक लगाई गई थी केंद्रीय एडवाइजरी में, लेकिन इसे कोई फॉलो नहीं कर रहा। देख ही सकते हैं जिस तरह की घटना सामने आई, घटनाक्रम जो आपने देखा। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कफ सिरप की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय एडवाइजरी थी, फॉलो किसी ने नहीं की। सामान्य बुखार होने पर विकल्प तलाशे जाएं, यानी कि सीधे तौर पर कफ सिरप ना दे दी जाए। बच्चों की जो दवाइयां हैं वह बहुत ज़्यादा ध्यान से उन्हें पिलाई भी जाती हैं, ऐसे में उन्हें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाई की जो सप्लाई चेन है वह भी मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया था। एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, लेकिन कितनी फॉलो होती है ये आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सिरप कांड को देखकर समझ ही रहे हैं। केंद्रीय एडवाइजरी जारी हुई, केंद्रीय एडवाइजरी को किसी ने फॉलो नहीं किया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो राज्य सरकार की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई। फॉलो किसको कराना था, किसके लिए ये एडवाइजरी थी, कुछ समय तक तो इसी को लेकर गहमा गहमी बनी रही। संदिग्ध और अप्रमाणित दवाएं बच्चों तक ना पहुंचे, इसे लेकर भी केंद्रीय एडवाइजरी बहुत कुछ कहती है, लेकिन फॉलो कितनी होती है ये आप देख ही रहे। जहां सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कफ सिरप की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कितनी होती है ये आप देख रहे हैं। छिंदवाड़ा सिरप कांड पर सवाल कई हैं, सवाल लाजमी भी हैं। बच्चों ने अपनी जान गंवाई है और ऐसे नौनिहालों ने जो अपना अच्छा बुरा जानते भी नहीं थे, लेकिन किसी डॉक्टर की गलत प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, किसी मेडिकल के मुनाफे की वजह से, किसी मेडिकल की ओर से दिए गए गलत दवा के मॉलिक्यूल्स की वजह से बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो कि 1-2 में संख्या नहीं है, ये लगभग 10 के ऊपर संख्या पहुंच चुकी है और कई बच्चे अभी भी भर्ती हैं, उनकी जांच चल रही है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि सरकार या फिर प्रशासन इस मामले में किस तरह का एक्शन लेता है। जांच रिपोर्ट आ चुकी है, सभी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक्शन अब तक सिर्फ एक डॉक्टर पर हुआ है। अब तक एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है।
दवा की कंपनी पर क्या एक्शन होता है, दवा बनाने वालों पर क्या एक्शन होता है, दवा की सप्लाई करने वालों पर क्या एक्शन होता है, और जिन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को मिलाया था क्या उन तक भी प्रशासन के हाथ पहुंच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।